हाँ ग्रेविटेशन चल रहा है। ग्रेविटेशन चल रहा है ना। बेटा दोनों डिब्बा भी हाँ यार शेड 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 नहीं, हाँ शेड तो ग्लासेस को कहते हैं। हाँ लेकिन इसको भी शेड अच्छी कहते हैं। मैंने देखा चश्मा गर्म, शेड चश्मे का गर्म। चलिए बेटा देखें कल हमने क्या देखा था। हमने बात की थी ग्रेविटेशन की। हाँ हमने बात की थी बेटा ग्रेविटेशन की। किसकी? हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का मतलब मैंने ये बताया था कि इस दुनिया की कोई भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? फिर हमने बात की थी ग्रेविटी की कि अगर अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है और वो जिस फोर्स से पुल कर रही है उसका नाम क्या है? तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ कि ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ? ग्रेविटी बस किसके लिए यूज होगा? अर्थ के लिए। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम दे दिया, उसका नाम क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्लियर? ये तो दो डेफिनेशन थी। फिर हमने बात की थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? न्यूटन ने। यूनिवर्सल लॉ भी है एक तरह का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? देखो बेटा, मैं कहता हूँ एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है इसका मास है m2। मास रिप्रेजेंट किया मास से, किसका मास है m1 और इसका मास है m2। क्लियर? अब मैं इसके सेंटर से यहाँ सेंटर तक एक डिस्टेंस मान लूं r। तो ग्रेविटेशनल लॉ ये फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses. The gravitational force between any two objects is directly proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of distance between their centers. And it is inversely proportional to the square distance. क्या मानी अपन ने? r. And it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. Radius नहीं है, distance है। r का मतलब radius है। It is the distance between the center of these two bodies. इसको क्या मान लिया? दोनों को कंपेयर करने पे क्या इक्वेशन ये बनती है? कोई दिक्कत यहाँ से? यार अब देखें यहाँ से दोनों को कंपेयर करने पे इक्वेशन ये बनती है। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ, अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो क्या आएगी बेटा? वैल्यू g। F is equal to g m1 ये क्या बन गया? ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला या फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत? यहाँ तक सबने लिख लिया था? अब देखना क्या यहाँ से g बना बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। यानी इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इसकी वैल्यू कभी भी चेंज यार लिख लो। नहीं लिखा क्या कर रहा है? अच्छा अब देखें बेटा इस g की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब क्या? पूरी धरती में पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाओ, चांद पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, कहीं भी सन पे चले जाओ, क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। इसकी वैल्यू है बेटा 6.67 into 10 to the power -11। अब इसकी यूनिट कौन निकाल सकता है? जी की करके दिखाओ। यूनिट ऐसा यूनिट जैसे डिस्टेंस की मीटर है, जो भी हम यूनिट्स करते हैं उसकी यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है। एन न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ऐसे कुछ थी निकालो ना यार। रख तो रहे हो। अभी देखो एग्जाम में भूल जाए यूनिट निकालना सिखाते हैं। मैं बताऊं यूनिट निकालना? देखें सुने, ये तो आगे मेरी न्यूमेरिक में क्या, मुझे इस जी की देखो फोर्स की तो न्यूटन होती है सबको पता है। मुझे इस जी की ऐसा यूनिट निकालने की जी की यूनिट क्या है देखना। मैं इससे कैलकुलेट करता हूँ क्या फोर्स न्यूटन होता है। जी की तो मुझे कैलकुलेट करनी है, उसके तो यूनिट निकालनी।
मास की क्या होती है केजी, केजी इंटू केजी क्या बना अपॉन डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। क्लियर, इसको भेजो इधर, ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको भेजो नीचे क्या बना केजी स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई जी। तो देखना क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ये क्या बन गई इसकी यूनिट बन गई, क्या बन गई इसकी, समझ पा रहे हैं? लिखो जी, ये वैल्यू लिखो, और अगर कोई ये भी नोट करना चाहे तो कर सकता है कि कैसे हमने ऐसा यूनिट फाइंड किया। क्या फाइंड किया हमने? ये फिक्स वैल्यू है। अगर मैं दो बॉडीज लेता हूँ 10-10 किलो की, और मैं दो और अलग बॉडीज लेता हूँ 10 और 20 किलो की, क्या जी की वैल्यू चेंज होगी क्या? मैंने दो बॉडीज ली, एक 10 किलो, उनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी थी एक्सवाइज। मैंने एक और दो बॉडीज ली, एक की 10 किलो, एक की 20 किलो, उनके बीच में डिस्टेंस पहले 5 थी, अब डिस्टेंस 10 है। तो जी की वैल्यू चेंज होगी क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बॉडीज पानी के अंदर है, चांद पे है, धरती पे है, कहाँ खुदी हुई है, कोई मतलब नहीं। इनके बीच की मास कितना, कोई मतलब नहीं। इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई मतलब नहीं। ये तो फिक्स रहेगा, यूनिवर्सल। कहीं पे भी चले जाओ, वैल्यू कितनी, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। मैंने एक बॉडी ली जिसका मास है m1, और वो मैंने माना 1 kg। कितना? 1 kg। दूसरी बॉडी ली, इसका मास है m2, और वो मैंने माना बेटा कितना, 1 kg। कितना माना? 1 kg। अरे भैया, दो बॉडीज है, एक का मास है m1 जिसको 1 kg, और एक का मास है m2 जिसको लिया मैंने 1 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ बेटा 1 मीटर। क्या कह देता हूँ मैं? 1 मीटर। यानी आर की वैल्यू कितनी ली मैंने? 1 मीटर। यहाँ से अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, F इक्वल टू जी m1 की वैल्यू बेटा 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो F किसके बराबर आ गया बेटा? जी के। यानी कि अगर दो बॉडीज का मास 1 kg हो और अगर उनके बीच की डिस्टेंस 1 हो, तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये उन दोनों बॉडीज के बीच के फोर्स के जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन देगा वो। क्लियर? उसने एक न्यूमेरिकल दे दिया, कैलकुलेट द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज whose mass is 1 kg and the distance between their separation is 1 meter. What will be the answer? वो कह रहा है दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो जिनका मास तो 1 kg और उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो तुम क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे? क्या ऐसे करोगे? क्या F G के बराबर आ रहा है? आपको F की वैल्यू बताओ। G की वैल्यू लिखते ना 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन लगाएंगे, क्योंकि इस बार फोर्स निकाला, मैग्नीट्यूड बराबर हुआ भैया। F की वैल्यू किसके बराबर होगी? G के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन। क्या कैलकुलेट करना? फोर्स। क्लियर? ये पूछ ले ऐसे, तो ये नोट करो। हाँ, तो अगर भाई ये तो प्रूव करके दिखाया, लेकिन अगर उसने न्यूमेरिकल दे दिया कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स whose mass is 1 kg and the distance between them is 1 meter, तो तुमने रखा तुम फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर कोई दिया नहीं, अरे जी की वैल्यू में याद रखनी, तो क्या फोर्स जी के बराबर हो रहा है? क्या लिख लो? 6.67 into 10 to the power -11। यार अब देखो यहाँ से इसकी डिफाइन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी डिफाइन। किसकी? कैपिटल जी की। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये लिखो, फिर इसकी डिफाइन निकालते हैं यहाँ से।
कोई दिक्कत? देखें इधर, मुझे इसकी डेफिनेशन निकालनी है कैपिटल जी की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी सुनना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब बॉडीज का मास 1 kg और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होता है। क्या ये इसकी डेफिनेशन बन गई? बिल्कुल, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स between the objects of whose mass is unit या 1, क्या ना, between the objects of unit masses separated by a distance of 1 meter। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के। कब? जब दोनों बॉडीज का मास क्या हो 1 kg और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो 1 मीटर। तो क्या ये फोर्स के बराबर हो जाएगा? तो क्या यहाँ से इसकी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे आके पूछे बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, मैं उसको कह सकता हूँ, देख भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दो बॉडीज के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है। उन दो बॉडी का मास 1 kg होना चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर। बोले अच्छा, दो बॉडी का मास 1 kg और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। बोले हाँ होता है। कैसे? ये देख, तो इसकी यही डेफिनेशन बनती है किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। यूनिट मतलब 1, कि जिनका मास यूनिट हो और जिनको यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा हो, उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ आया? ये लिख लिया, लिखें इसमें अगली लाइन, ठीक है बेटा? इसी के नीचे एरो लगा के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, ये लिखने के बाद एरो लगाओ, मैंने मिटाया नहीं है, ये नीचे लिखो ना, ये लिखने के बाद नीचे लिखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is defined as universal gravitational constant is defined as the force between two objects of unit mass, the force between two objects of unit mass separated by a unit distance from each other, separated by unit distance from each other। The value of G does not depends on the medium between two bodies, masses of the bodies or distance between them। क्यों? Because G is the universal constant। तुम दो बॉडी का कितना भी मास ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस कुछ भी ले लो, इनके बीच में कोई सा भी मीडियम, मतलब इनको पानी में रख दो, अर्थ पे रख दो, मून पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, क्या चेंज नहीं होगी? जी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लियर? हेलो, पहले इम्पोर्टेंस तो मैंने ये बताई कि ये चीजों को बाइंड करने लगी, अर्थ ने चीजों को बाइंड कर रखा है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह। दूसरा सुनना, क्या प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं? क्लियर? अब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, मैंने कल ही तुम्हें एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया था। अगर कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्लियर ना? जैसे मैं धागे से पत्थर को बांधा और ऐसे घुमा रहा हूँ, अब वो पत्थर यहाँ आया तो मैंने ऐसा फोर्स लगाया, फिर वापस ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, यानी कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहा हूँ, तब वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। अगर मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा तो भैया इधर निकल गई। क्लियर ना? तो सन के अराउंड क्या प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो क्यों घूम पा रहे हैं सर्कुलर मोशन में? क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स है तो वो एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से वहां कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन।
क्या मून अर्थ की नेचुरल सनलाइट है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट है? नेचुरल क्या मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है? चक्कर लगाता है तो किसकी वजह से लगा पा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कोई भी चीजों को बाइंड कर रखा है अर्थ ने किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा टाइड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? टाइड्स के लिए। देखो होता क्या, टाइड्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स? जब मून की पोजीशन अर्थ के कभी पास में आ जाती है, वो चक्कर लगाता रहता है, मून की पोजीशन अर्थ के पास में आ जाती है तो क्या होता है बेटा? सुनना, टाइड्स यानी लहरें उठती है। लहरें किसकी उठती है? समुद्र की। तो क्या समुद्र में जो ग्राउंड का लेवल था वो बहुत नीचे जा चुका है? ये है मून। कौन है? मून। ये है वाटर की लेयर और क्या उसके ग्राउंड यहाँ, क्या यहाँ अर्थ है? क्या अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर सी की बात करें, मून थोड़ा नजदीक है इस बार अर्थ के, तो ये तो वाटर लेवल है सी का, लेकिन ग्राउंड लेवल तो ये है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या ये डिस्टेंस बढ़ गई? तो अर्थ की तो डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन इस बार इसके पास में कौन आ गया? वाटर। क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को खींच लेगा? खींच लेगा तो क्या डेवलप हो जाएगी? टाइड्स। सर ये मेरा ही क्वेश्चन था ना, एक पहले मैंने पूछा था जब टाइड फॉल आता है तब पानी मतलब पानी ऊपर क्यों जाता है? तो पानी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो ऊपर उठा ले पानी। पानी क्यों? पानी कैसे? तो और किसको खींचेगा? लोग को क्यों नहीं खींच रहे? तुम कहाँ खड़े हो? अच्छा ग्राउंड इसका लेवल ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मुकाबले कहीं अड़ रहा है क्या? तुमको क्यों नहीं खींच रहा? सुनना, तुम अर्थ पे खड़े हो, तुम्हारे को दो चीजें खींच रही है, अर्थ और मून। किसका ज्यादा है? अर्थ का। वो नहीं ले जा पाएगा क्योंकि अर्थ ने रोक रखा है तुमको। सर वाटर को नहीं रोक रखा। अरे तो अर्थ यहाँ आ गई, वो ऊपर से लेयर को उठाएगा, अर्थ यहाँ चली गई। तो ऐसे तो पक्षी ऊपर उड़ते रहते, वो भी ऊपर चले जाते। क्यों? अरे तो वो मून के पास में उड़ते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना। मून कहाँ पे? मैं सी की बात कर रहा हूँ कि सी कितना गहरा है, अर्थ बहुत नीचे चलेगी, और इसके अलावा इसके बीच में पानी की बहुत सारी लेयर्स है। तो ऊपर वाली जो लेयर्स है उसको ये इजीली मतलब खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छे से नहीं लग पा रहा, क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ पे। हम अर्थ पे खड़े हैं, मून क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि हमें अर्थ ने पकड़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो चीजें नहीं जा पाएगी। लेकिन इस केस में ये पर्टिकुलर केस हर बार नहीं होता। मून की पोजीशन कभी चेंज होती है रोटेशन की वजह से, तो वो क्या होता है कि अर्थ के थोड़े करीब आ जाता है। अब अर्थ के करीब आ गया तो वाटर और अर्थ लेवल तो बराबर है, लेकिन पानी का ग्राउंड तो यहाँ चला गया ना। पानी का ग्राउंड यहाँ चला गया तो ये वाटर इस पे फोर्स नहीं किया, अर्थ इस पे फोर्स नहीं लगा पा रही, तो यहाँ से ये उसको क्या यहाँ नीचे से भी लेयर उठा लेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ तक इसने पकड़ रखा है अर्थ ने। अर्थ के सामने इसकी नहीं चलती, लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ गई कभी। क्लियर? डिस्टेंस बढ़ गई। तुम बाहर यूनिवर्स में चले जाओ, क्या तुम्हारे पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा? यही तो कह रहा है, फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेडियस के। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। तो अब अर्थ इसको नहीं पकड़ पा रही है, ऊपर वाली लेयर्स को, डिस्टेंस ज्यादा होगी ना। इसका ग्राउंड लेवल तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, नहीं पकड़ पा रही है, तो ये इसको खींच लेगा तो क्या डेवलप होगा? सर ये तो सिर्फ प्लैनर एक्लिप्स के टाइम। हाँ, तो उसी टाइम में रेगुलर थोड़ी कह रहे हैं क्या? नहीं तो फिर वो तो लहरें तो आती है ना फिर। अरे लहरें टाइड्स मतलब ऐसे नॉर्मल लहरों की बात नहीं हो, तो पानी है फ्लूइड की, तो उसकी स्वभाव है ऊंची ऊंची लहरें उठ के आती है। क्लियर? वो किसकी वजह से? मून की वजह से। समझ रहे हो? वो तो स्वभाव है, पानी है तो लहरें तो आएगी समुद्र में, लेकिन वो किसकी वजह से? जो सर ऐसे सोलर एक्लिप्स भी होता है ना। सोलर एक्लिप्स क्या है मुझे नहीं पता। अरे नहीं, वहां नहीं, उसमें नहीं, केवल मून में। बेटा सन अपनी जगह थोड़ी चेंज करता है कि उसके चारों ओर सब घूमते हैं, या तो मून अपनी पोजीशन चेंज करता है उसके चारों ओर घूमते हैं। सन तो है कहीं नहीं, समझ रहे हो? मून अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसकी पोजीशन कभी अर्थ के नजदीक आ जाती है। उसके कहते ना यार चांद अर्थ के पास रहेगा इस दिन। सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, सन तो सेंट्रल पॉइंट है सोलर सिस्टम का, उसके चारों ओर बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सोलर सिस्टम में और उसके चारों ओर बाकी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्लियर ना? जैसे ग्रहों की जो दशा बदलती है प्लैनेट्स की पोजीशन से, और वो सन तो अपनी जगह ही रहता है। तो यहाँ ये मून किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है? अर्थ के। अर्थ के कभी नजदीक आने से क्या हो जाती है? टाइड्स। ये भी टाइड्स भी किसकी वजह से हो रही? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के भी, कहाँ कहाँ क्या काम कर रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ बेटा ऐसे करके ये उंगली पकड़ के
लिखे बेटा सवाल फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ जीएफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ और कुछ ना समझे उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बाकी हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस चल रही है। Force like binding things to Earth is due to gravitational force. Rotation of moon around Earth is due to gravitational force. Rotation of planets around sun. Planets around sun is due to gravitational force. Clear? And last इसमें occurrence of tides is due to gravitational force of. टाइड से साइड इफेक्ट होता है क्या? ऐसा ये इसका क्वेश्चन है। ऐसे से साइड से किस संदर्भ में किस रिगार्ड में अपन को या पानी को किसी को सुनामी का क्या रीजन है? सुनामी का तो बहुत सारे reason हैं। तुम्हारे पूरे सबसे ज्यादा भारत मास रेट फ्री फॉल है। जब ऊपर से वही तो पढ़ाएंगे वही तो पढ़ाएंगे क्या है ना अभी थोड़ा फ्री फॉल पढ़ने के बाद है F equal to mg एंड न्यूमेरिकल्स है फ्री फॉल ठीक है इसको अकरेंस और यहाँ तक लिख लिया। तो अब देखो फ्री फॉल को समझे बेटा अगर मैं किसी को उठा के नीचे फेंक दूं क्या किया मैंने क्या किया करना देखें कुछ भी नहीं करना है केवल किसी चीज को लिया फेंकने के दो तरीके हैं। एक तो तुमने लगाया फोर्स एक तो तुमने फोर्स लगा के फेंका ठीक है और एक फोर्स लगा के नहीं फेंकना केवल फेंक दो तो उसको नीचे पकड़ो भी सही आवाज मत लाओ एक इसको सिंपल सा ड्रॉप किया ये नीचे क्यों आया ग्रेविटी की वजह से किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से यानी कि जब जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है क्या उसका मोशन होता है स्वाभाविक सी बात है ये भी रेस्ट पे मैंने इसको क्या कर दिया छोड़ दिया जैसे ही मैं इसको लीव करता हूँ इस पे कौन सा फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स लगता है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो क्या नीचे की तरफ आता है न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला किसको याद है सीधा हाथ करा देना और बताएं न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या बात है शाबाश F इक्वल टू ma यानी जब बॉडी m मास की बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेशन अरे फुटबॉल की मास m लात मारी क्या फोर्स लगाया एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ और एक्सीलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया यानी कि मेरी बात सुनना क्या है यहाँ पे रेस्ट पे इसको मैं छोड़ता हूँ इस पे कौन सा फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे केवल और केवल ग्रेविटी लग रही है केवल और वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और केवल कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस में ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें और कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई भी उसमें फोर्स नहीं लग रहा है केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ऐसा मोशन को क्या कहते हैं समझ में आया मैंने इसको नीचे किया मैंने इसको फोर्स लगा के छोड़ा क्या इसको मैंने छोड़ दिया इसको कोई फोर्स नहीं लगाया बस मैंने उंगलियों को क्या किया सेपरेट कर दिया जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया इस ऑब्जेक्ट पे अभी केवल एक और एक सिंगल फोर्स लग रहा था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स तो जब ऑब्जेक्ट मोशन करती है केवल एक ही फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है और एक ही फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे मोशन को क्या कहते हैं ऐसे मोशन को क्या कहते हैं समझ में आया पेन को ऊपर फेंका तो वो फ्री फॉल नहीं है वो तो फिर नॉर्मल मोशन ये ऐसे सवाल हमने मोशन में ही तो किए थे वहां पे अपन ने ऐसा क्वेश्चन जब मोशन बढ़ा तो क्या वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा किया गया कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया नहीं वहां हमेशा बॉल को ऊपर फेंकी थी याद है ऊपर 0 हो जाएगी नीचे की वेलोसिटी क्या वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा किया ऊपर से छोड़ा हो नहीं किया क्यों क्योंकि वहां फ्री फॉल आ जाता है नीचे से फेंकोगे तो उसको दो फोर्स लग रहे हैं तुम फोर्स ऊपर लगा रहे हो और नीचे ग्रेविटी लग रही है पर ऑब्जेक्ट का मोशन ही जब एक ही फोर्स की वजह से हो रहा हो तो उस ऐसे मोशन को क्या कहते हैं